मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये हमारा क्लास संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है, मैथ का क्लास चल रहा है, जिसमें औसत चैप्टर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक आपके औसत चैप्टर से 7 वीडियो क्लास हो चुके हैं। ये 8वां क्लास है और पिछले क्लास की तरह से इसमें भी हम आपसे यूपीएससी 2017 में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 44 वर्ष है, फुल स्टॉप। जब बेटा शादी कर लेता है और परिवार में उसकी पत्नी शामिल हो जाती है तो परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। शादी के 2 साल बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। बेटे के शादी के 5 साल बाद बहू और बच्चे की औसत उम्र का पता लगाएं। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बिना पेन चलाए देते हैं, और अगर औसत का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान से देखिएगा, जब उसकी पत्नी शामिल होती है, यानी जिस बेटे का विवाह होता है वो इन 5 में से एक था, जब पत्नी शामिल होती है तो मेंबर 6 हो जाते हैं और 6 लोगों की उम्र 2.5 वर्ष कम हो जाती है। 2.5 को 6 से गुणा करेंगे तो 15 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब बहू 44 से 15 घटा दीजिए, 29 साल की है। बहू की उम्र शादी के समय 29 साल की है। आप फिर से ध्यान से सुनिए, जब बहू परिवार में शामिल होती है तो 2.5 वर्ष औसत आयु कम होती है। किसकी? 6 लोगों की। 2.5 को 6 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। 15 साल छोटी है औसत से, यानी 29 साल की बहू है। शादी के 5 साल बाद इसकी औसत उम्र पूछी जा रही है, बहू और पैदा होने वाले नए बच्चे की। तो शादी के 2 साल बाद बच्चा पैदा होता है, यानी शादी के 5 साल बाद बच्चे की जो उम्र होगी वो सिर्फ 3 साल होगी, और जो बहू की उम्र होगी वो 34 साल होगी, क्योंकि बहू शादी के समय 29 साल है और 5 साल बाद 34 साल की हो जाएगी और बच्चा 3 साल का हो जाएगा। बच्चा 3 साल का क्यों होगा? क्योंकि शादी के 2 साल बाद वो पैदा ही हुआ है। तो 5 और 3 8 हो गया। अगर 29 में हम 8 जोड़ दें तो 37 वर्ष दोनों की आयु हो गई, और 37 का अगर औसत निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 18.5 वर्ष इसका सही आंसर है। अब आप यहाँ पे ध्यान से इसको देख लीजिए और आप ऐसे ही करिए। 2.5 वर्ष औसत आयु कम हो गई किसकी? 6 लोगों की। ठीक है, इस स्टाइल से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। डिटेल में हम आपको बताते हैं। जो 5 सदस्यों की कुल आयु थी वो 44 × 5 यानी 220 वर्ष थी। 220 वर्ष। जब बहू आती है तो 2.5 वर्ष औसत आयु कम होती है, यानी 41.5 हो जाती है, और अभी जो नंबर ऑफ पर्सन हैं वो 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा। 6 पंचे 30 के 0 हो गया, और 6 कम 6 और 3 9 हो गया, और 6 चौको 24 हो गया। 249 वर्ष, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 249। इससे इसका अंतर ले लीजिए तो बहू 29 वर्ष की है। ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, यही चीज़ हम आपको वहाँ से बता रहे थे, गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। 29 वर्ष बहू की उम्र है। 5 साल बाद कितने साल की होगी? 5 साल बाद बहू 34 साल की हो जाएगी। 5 साल बाद आप एवरेज पूछ रहे हैं तो 34 साल की तो ये हो जाएगी। अच्छा, शादी के 2 साल बाद परिवार में एक बच्चा जन्म हुआ है, और 5 साल बाद आप बच्चे और बहू का औसत पूछ रहे हैं, तो बच्चा कितने साल का हो गया? 3 साल का हो गया। यानी ये 34 और 3 37 वर्ष हो गई बहू और बच्चे की उम्र। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18.5 वर्ष एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा, 18.5 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 नंबर, और ये पिछले जैसा ही काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। इसको ध्यान से देखेंगे। 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे और तब परिवार की औसत आयु 45 वर्ष थी। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म दे देती है। किस बीच बात की जा रही है? ये 10 साल के टाइम ड्यूरेशन में, जो 10 साल का टाइम पीरियड है, इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। आज के दिन उसके परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब जो 10 साल पहले परिवार की औसत आयु थी, एग्जैक्टली औसत आयु वही आज भी है। अगर बच्चे एवं माँ की आयु में 22 वर्ष का अंतर है तो वर्तमान में अरुण की पत्नी की उम्र क्या है? आप देखिए, 10 साल पहले जो है 6 सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष थी। लिख देता हूँ, 10 वर्ष पहले
10 वर्ष पहले औसत आयु क्या थी? 45 वर्ष। 45 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले औसत आयु 45 वर्ष थी, तो आज क्या है? 55 वर्ष। सभी 10-10 साल बढ़े, 55 वर्ष हो गई। किसकी? 6 लोगों की। तो 6 लोगों की उम्र क्या हो गई? 330 वर्ष। 6 लोगों की उम्र हो गई 330 वर्ष। यहाँ तक केवल देखिए 10 साल पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे और परिवार की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो हमने कहा आज औसत आयु क्या है? जवाब मिला 55 वर्ष, क्योंकि 10-10 साल सब बढ़े 55 हो गया। 6 सदस्य हैं आज भी, 330 साल हो गई इनकी उम्र। इसी 10 साल के दरमियान जो है अरुण का विवाह होता है, एक उसकी पत्नी जुड़ती है, पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, एक बच्चा जुड़ता है, 8 लोग हो जाते हैं। लेकिन औसत आयु वही 10 साल पहले वाली रहती है, यानी 45 वर्ष रहती है इन 8 लोगों के साथ, जबकि 6 लोगों की चेंज हो चुकी है। तो 8 लोगों के साथ जब 45 वर्ष परिवार की औसत आयु रहती है तो ये हो गया 360 वर्ष। अब यहाँ पे 6 सदस्य थे, यहाँ पे 8 सदस्य हैं, जिसमें 2 सदस्य जो नए जुड़े हुए हैं वो अरुण की पत्नी प्लस बच्चा। ये कितने साल के हैं? 30 वर्ष के। अरुण की पत्नी प्लस बच्चा 30 वर्ष के हैं और इनमें अंतर क्या है? 4 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष का अंतर है। किसमें? अरुण की पत्नी और बच्चे में। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। 4 वर्ष का अंतर है अरुण की पत्नी और बच्चे में। तो यहाँ पे 4 वर्ष का इनकी उम्र में अंतर है और दोनों की आयु जो है 30 वर्ष है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में अरुण की पत्नी की आयु क्या है? 22 वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का नहीं, 22 वर्ष का। अगर बच्चे और माँ की आयु में 22 वर्ष का अंतर है, ठीक है, 22 वर्ष का डिफरेंस है। हाँ, अरुण की पत्नी प्लस बच्चे की उम्र 30 साल है, ये तो क्लियर हो गया। अरुण की पत्नी और बच्चे में 22 वर्ष का अंतर है। अगर अरुण की पत्नी की उम्र चाहिए तो जोड़ के आधा कर दीजिए, 30 और 22 52/2 26 वर्ष हो जाएगा। और अगर बच्चे की उम्र चाहिए तो दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, 4 वर्ष हो जाएगा। यानी बच्चा 4 साल का है और अरुण की पत्नी 26 साल की है। तो इस तरह से आप तेज़ी से इसका आंसर दे सकते हैं। आपका सही आंसर सी हो जाएगा, 26 ईयर। ध्यान से देखिएगा, 10 साल पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे, औसत आयु 45 थी। 10 साल पहले औसत आयु 45 थी, आज 55 है। 6 लोगों की 330 साल के हैं वे 6 लोग। इस दरमियान 2 लोग जुड़े, 8 हुए, लेकिन औसत आयु पहले जैसी रही, मीन्स 45 रही। 360 साल हो गए। 8 लोगों की उम्र 6 लोगों की हो गई 330 आज की डेट में दोनों हैं। तो आज की डेट में ये दोनों अरुण की पत्नी प्लस बच्चा जो नए जुड़े हैं वो 30 साल के हैं। इनकी उम्र में 22 साल का अंतर है। तो यहाँ पे दोनों की आयु का योग 30 है, दोनों की आयु का अंतर 22 है। यदि छोटे वाले का चाहिए तो घटाकर आधा और बड़े वाले का चाहिए तो जोड़ के आधा। आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे को x मान सकते हैं और अरुण की पत्नी को x + 22 मान सकते हैं, बराबर आप 30 लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप सॉल्व करिए, इसका आंसर 26 ईयर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। कक्षा ए एवं कक्षा बी के गणित में औसत अंक क्रमशः 80 और 99 हैं। कक्षा ए में कुल छात्रों की संख्या 45 है और कक्षा बी में कुल छात्रों की संख्या 50 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाएं, यानी दोनों कक्षाओं में कम मार्क्स पाने वाले 5-5 बच्चे निकाल दिए जाएं, तो इसके कारण दोनों कक्षा ए और बी का जो कुल मिलाकर औसत होता है वो 3 बढ़ जाता है। तो हटाए गए अंकों का औसत क्या होगा? यानी वो 5-5 जो 10 बच्चे हटाए गए हैं दोनों कक्षाओं से, उनका औसत क्या होगा, ये पूछा जा रहा। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। कक्षा ए का कुल अंक पहले निकालेंगे, है ना। लिख लेता हूँ कक्षा ए के कुल अंक। तो कक्षा ए में कितने विद्यार्थी थे? 45, और इसमें औसत अंक क्या थे? 80। तो ये आपका हो जाएगा 4×9 = 3600 अंक। 3600 अंक हो गए कक्षा ए के कुल अंक, क्योंकि कक्षा ए के औसत अंक 80 थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 थे। कक्षा बी के कुल अंक कितने होंगे?
कक्षा बी के कुल अंक, तो बच्चे 50 हैं और औसत है 99। ये आपका हो जाएगा 5000 से 50 कम कर दीजिए, 4950। ये कक्षा ए और बी के टोटल अंक हो गए। अभी यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जब 5-5 बच्चे दोनों में से हटा दिए जाते हैं तो दोनों का जो सामूहिक औसत है वो 3 बढ़ जाता है। तो सामूहिक औसत पता करते हैं क्या है। सामूहिक औसत का मतलब है कि दोनों कक्षा के कुल अंक को दोनों कक्षा के कुल स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो इनका जो कुल औसत है वो पता चल जाएगा। इसको आप जोड़ दीजिए, 3600 और ये 50 इधर से ले लेते, 5000, 8550 हो गया, 8550। ये टोटल अंक हैं ए और बी कक्षा के। ये देखिए जोड़ लीजिए दोनों को, 8550 टोटल अंक हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट 95 हैं। तो कक्षा ए और बी का औसत है ना, ए और बी का औसत क्या हो जाएगा, ये निकाल देते हैं। कक्षा ए और बी का औसत क्या हो जाएगा, किससे कटेगा, देखिए काटिए इसको, 9 9 81 और 9 5 45, 9 बार कट रहा है। देखिए 9 9 81 810 हो गया, 5 9 45 810 और 45 855, 0 90 आ गया। तो औसत क्या हो गया, 90 हो गया। कक्षा ए और बी का औसत 90 हो गया। आप कह रहे हो जब 10 बच्चे निकाल दिए जाते हैं तो शेष का औसत 3 बढ़ जाता है। तो 10 बच्चे निकाल दोगे तो 95 से अगर 10 बच्चे 5-5 दोनों से निकाल दोगे तो 85 बच्चे बचेंगे, 85 बच्चे शेष बचेंगे। अब इनका औसत अंक 3 बढ़ जाता है तो 93 हो जाएगा, 85 × 93, इतने अंक आपके ये हो जाएंगे। गुणा करिए इसको, ये 85 बच्चों के अंक हैं, 3 5 15 के 5 हो गया, 3 8 24 1 25 हो गया, 9 5 45 के 5 हो गया, कैरी 4 हुआ, 9 8 72 और 4 ये 76 हो गया। जोड़ देता हूँ, 5 5 5 10 के 0, ये 9 हो जाएगा और ये 7। 7905 अंक हैं 85 बच्चों के और 95 बच्चों के कितने थे, 8550। तो 8550 सभी बच्चों के अंक थे, जबकि केवल 85 बच्चे जो हैं, यानी 95 बच्चे जब टोटल थे तो अंकों का योग ये था। और अभी जब केवल 85 बच्चे बचे हैं, 5-5 दोनों से न्यूनतम वाले निकल गए, तो अंकों का योग ये है 7905। इससे घटा देंगे, 45 इधर आ जाएगा और यहाँ पे आपका 15 में से 9 गया, 6 आ जाएगा, इधर कट जाएगा। 645 अंक जो है ये 10 बच्चों के हैं जो न्यूनतम दोनों में हैं। तो औसत क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दो, 64.5 इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका हाँ, ये डी आंसर सही होगा। तो बहुत अच्छा सा सवाल था, बस कैलकुलेशन आपको करना था कि 45 बच्चों के कुल अंक 80 की हैसियत से ये, 50 बच्चों के कुल अंक 99 की हैसियत से ये, 95 के बच्चों के अंक हैं ये, तो ए और बी का औसत हो गया 90, यानी कुल अंकों को कुल बच्चों से डिवाइड गए। इसके बाद आप कह रहे हो 10 बच्चे निकाल दिए, हमने कहा 85 हो गए, फिर क्या हुआ, औसत 3 बढ़ गया, तो शेष 85 के अंकों का योग ये है, 95 के अंकों का योग ये है। 95 बच्चों से 85 बच्चों का निकाल दिया तो 10 बच्चों का बच गया जो न्यूनतम थे, और उनका एवरेज 64.5 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर और 5 नंबर लिखे हुए हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यूपीएसआई के सारे सवालों पे चर्चा कर रहा हूँ। एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 20 वर्ष है और विपणन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। इन दो विभागों के कर्मचारियों की कुल आयु में 4:3 का अनुपात है। यदि मानव संसाधन में 100 कर्मचारी हैं तो विपणन में कर्मचारियों की संख्या क्या है। जो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो मॉडल पेपर मेरे सामने आया, जो यूपीएसआई के ऑनलाइन पेपर थे उनका कलेक्शन है, तो जो मॉडल पेपर मेरे सामने आया तो ये लाइन कुछ डिस्टर्ब थी, इसको मैंने करेक्ट करके लिखा है, बाकी आप लोग मिलाइएगा अपने से।
तो इसमें ये था कि इन दो विभागों के कर्मचारियों की औसत आयु में 4:3 का अनुपात है। औसत आयु में नहीं बल्कि कुल आयु जो भी है उसमें 4:3 का रेशियो होगा। तो आप देखिए किस तरह से इसका आंसर करेंगे। पहला मैं मानव संसाधन को HR लिख लेता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स, और दूसरे को विपणन यानी मार्केटिंग हो गया आपका। इसमें आपके जो है औसत आयु HR में 20 वर्ष थी और विपणन वाले में 30 वर्ष थी। ये औसत आयु हो गई। औसत आयु गुणे व्यक्तियों की संख्या बराबर कुल आयु होती है। तो मानव संसाधन में 100 कर्मचारी हैं तो ये इसकी कुल आयु हो गई, औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या HR में। विपणन वाले में 30 औसत आयु है लेकिन कर्मचारी यहाँ नहीं मालूम है तो इसको K मान लो, X मान लो, जो अच्छा लगे। तो औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या, औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या बराबर कुल आयु, जिसमें संबंध है 4 और 3 का। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा K बराबर हो जाएगा 20 गुणे 100 गुणे 3 बटे 30 गुणे 4। ये हो जाएगा, 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ से कट जाएगा और ये 4 से ये काटेंगे 25, 25 दूना 50, यानी K बराबर 50 आ गया। तो विपणन में जो कर्मचारियों की संख्या है वो क्या है, 50 है। और देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत तेज़ी से जवाब दिया जा सकता था। और वैसे भी ये 20 कर्मचारी, 20 औसत था, 100 कर्मचारी थे, 2000 हो गया, 4 से भाग देते, 3 से गुणा कर देते, 1500 आ गया और 1500 को 30 से डिवाइड करते 50 कर्मचारी आ जाता। तो इस तरह से भी आंसर दे सकते थे और ऐसे समीकरण बना के भी लिख सकते हैं। आप कैसे भी करिए, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला सवाल है, कक्षा A के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 79 है, एवरेज अंक। कक्षा A के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है, जबकि कक्षा B के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 89 है। अगर कक्षा में A में 38 छात्र हैं और B में 42 छात्र हैं तो सभी 80 छात्रों का औसत अंक क्या होगा। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कक्षा A के कुल अंक ये हो जाएगा आपका, कक्षा A के कुल अंक, कक्षा A में बच्चे हैं 38 और औसत अंक हैं 79। इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, हाँ गुणा करके ही देख लेते हैं। 9 8 72 का 2 हो गया, कैरी हुआ 7, 9 त्रिक 27 और 7 34 हो गया। 7 8 56 के 6 हो गया, कैरी हुआ 5, 7 त्रिक 21 और 5 26 हो गया। 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 3, 3002 अंक ये कुल अंक हैं क्लास A के। अब कक्षा B का देख लेते हैं। कक्षा B में क्या है कि एवरेज 89 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 42 हैं, तो इसको भी गुणा कर लीजिए। 9 दूनी 18 के 8, 9 चौक 36, 1 37 हो गया। 8 दूनी 16 के 6, कैरी 1 हुआ, 8 चौक 32, 1 33 हो गया। ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3, 3738 अंक कक्षा B के हुए। दोनों के मिला के कुल अंक क्या हो गए, तो जोड़ लीजिए 3738 और प्लस 3002 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 67340 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। 6740 अंक हो गए किसके, 80 बच्चों के, क्योंकि 38 और 42 कितने हो गए, 80। तो 6740 को हम किससे डिवाइड कर दें, 80 से। तो 0 0 तो काट ही दो पहले ही। 8 से डिवाइड करके देखते हैं हम, 8 से डिवाइड करके देखते हैं 6 7 4 को। तो 8 8 64 बच गया 3 4, 8 चौक 32, 2 बच गया 0, 8 दूनी 16, 4 बच गया 0, 8 पंच 40,
84.25 इसका एवरेज होगा। तो देखिए कैलकुलेशन बेस्ड था, ये सबको आ रहा होगा कि कक्षा ए में 38 बच्चों के औसत अंक ये हैं, कुल अंक ये हो गए। कक्षा बी में 42 बच्चों के औसत अंक ये, कुल अंक ये हो गए। ए और बी के कुल अंक आपके ये हो गए, बच्चे हो गए 80, कुल अंक को 80 बच्चों से डिवाइड कर दिया, औसत आ गया 84.25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं 6 नंबर और 7 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 14 रुपये है, जबकि इनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 रुपये है। बची हुई 2 पुस्तकों में से अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी का 21.05% है, तो इन दोनों पुस्तकों में से हर एक का मूल्य क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 20 पुस्तकों का कुल मूल्य क्या होगा, तो 20 गुणे 14, औसत गुणे पुस्तकों की संख्या बराबर 280 रुपये। क्लियर हो गए। 20 पुस्तकों का कुल मूल्य 280 रुपये है, जिनमें से 18 का औसत मूल्य 13 है। इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 × 54, 180 और 54, 234 रुपये, 234 रुपये है ना। अपने हिसाब से गुणा कर लीजिएगा। 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 रुपये, तो कुल 234 रुपये। जो अगली 2 पुस्तकें हैं, शेष 2 पुस्तकों का कुल मूल्य शेष 2 पुस्तकों का कुल मूल्य ये इससे घटा दीजिए, 46 रुपये है, 46 रुपये है। यहाँ तक आपकी बात खत्म हो गई है ना। बची हुई 2 पुस्तकों में अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी का 21.05% है, इन दोनों पुस्तकों में से हर एक का मूल्य क्या है। ठीक है, इसमें देखिए आंसर देने का तरीका आपको बताते हैं। प्रॉपर वे में आंसर कैसे देते हैं, हल करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही नतीजे पे पहुंचना इम्पोर्टेंट है। अगर हल करना हमारा उद्देश्य होता तो फिर इतने क्वेश्चन एक साथ पेपर में नहीं पूछे जाते। 40 क्वेश्चन पूछने का मतलब है 30 मिनट में सॉल्व करना, कि हमें प्रॉपर तरीके से हल नहीं करना है, बल्कि प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा करके हमें आंसर करना है। तो आप देखिए, एक पुस्तक का मूल्य दूसरी का, मान लीजिए फर्स्ट का मूल्य 100% है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो सेकंड बुक है उसका मूल्य 21.05% है। यानी अगर ये 100% है तो ये 21.05% है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बुक, है ना। तो इनके जो वैल्यू में रिलेशन हो जाएगा, दशमलव हटा देते हैं तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इधर 2105 आ जाएगा। अगर हम काट देते हैं तो इधर 2000 आ जाएगा और इधर 400 और ये 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 ये इनके मूल्य में 2000 और 421 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल मूल्य 46 रुपये दिया है, नीचे इसको रख देंगे, ये रखेंगे तो पहला आ जाएगा, इसका योग नीचे रखेंगे, ये ऊपर रख देंगे तो दूसरा आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड हो गया है ना। ज़रूरी नहीं कि हम इस तरह के कैलकुलेशन को लेके चलें। अब एक नज़र ज़रा यहाँ डालिएगा, पहले का रेट 25 है, दूसरे का 21 है। 21-25 का कितने % है? अगर 12.5 होता तो ये 50% होता, आपका तो 21.05% है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। 6-40 का कितने, तो 40 का केवल 20% 8 होता है, ये तो काफ़ी कम है, तो ये कभी हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे देखिए 10-36 का कितने % है, तो 9-25% होता है। 10 तो 25 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर 8 है, 38 और 8। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज इसीलिए पहले पढ़ाया है कि ये कंसीडर करना आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 9 होता तो 36 का कितने % होता? 9 चौके 36, 25%। ये तो 10 है, 9 से ज़्यादा है तो 25% से ज़्यादा होगा, 26-27% होगा, और आप कह रहे हो 21% है, ये नहीं हो सकता। इसका 20% क्या होता है? 8 होता है, ये तो 20 से भी कम है, तो 21 का मतलब ही नहीं है, और ये तो मेरे ख्याल से 70-75% है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये इसका 70-75%। तो आंसर आपका दिख रहा है। एक तरीका तो ये है कि इससे लगा दें,
ठीक है, अगर समय पर्याप्त हो तब तो आप सॉल्व करिए। दूसरा तरीका आप देखिए, इसमें हम इसको 21 लेकर के नहीं चलते हैं, 100 और 20 लेकर के चलते हैं, यानी 5 और 1 का संबंध है। मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं, 5 1 का संबंध है, ये 46 है, 46/6 कर देते हैं, इधर 5 कर देते हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया लेके चल रहे हैं। 46 पंचे क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30 के 0 हो गया, और 5 चौको 20 और ये 23 हो गया, बटा 6 करेंगे, 6 त्रिक 18 हो गया, यहाँ 5 बच गया 0, 6 8 48, 38 दशमलव कुछ आ जाएगा। आप तुरंत ये आंसर टिक कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कर रहे हैं तो एज ए एग्ज़ाम पीरियड में आप मूर्खता कर रहे हैं। हाँ, घर पे सॉल्व करिए, घर पे मैं कहूँगा कि इससे करिए, डिवाइड करिए और दशमलव के कई अदद तक आंसर दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। यही तैयारी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। अगला सवाल लिखा है, रवि साइकिल द्वारा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी स्थान तक जाता है, किंतु बी से ए तक वो पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लेता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो एक चीज़ तो क्लियर है कि दूरी बराबर है, वो ए से बी तक जाता है और बी से ए तक रिटर्न लेता है। जाता है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से, और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो पैदल लौट पड़ता है। हमने आपको बताया था कि जब दूरी समान हो तो आप कैसे निकालोगे औसत चाल। 22 किलोमीटर प्रति घंटे, ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा? दोनों का गुणनफल होगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं, पहले लासावासा इसीलिए पढ़ चुके हैं आप। तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। ये न्यूनतम दूरी हमने मान ली। अगर कुल दूरी कहेंगे तो ये देखिए डबल हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 308 किलोमीटर। ये टोटल दूरी इमेजिन कर ली गई। अच्छा, इधर से जब जाओगे तो 7 घंटे लगेंगे, उधर से आपको 22 घंटे लगेंगे। इधर से 22 घंटे हो गए, इधर से 7 घंटे हो गए, टोटल कितना टाइम हो गया? 29 घंटे हो गया। तो 308 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में तय करता है। डिवाइड कर दीजिए 29 से, 29 इकन्नम 29 हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, 8 उतारेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, दशमलव लगा लेंगे यहाँ 0। देखिए कितने बार जाएगा, 30 अगर इसको मान लें तो 6 बार ये चला जाएगा। 6 9 54 के 4 हो गया, और 5 कैरी हुआ, 6 दूनी 12, 5 17 हो गया। यहाँ पे 6 बच जाएगा, ये कट जाएगा, 10.6। ऐसा कोई आंसर है आपका? डी आंसर है। 10.6 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड होगी। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, कितना भी जटिल हो या कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इससे मत हटिएगा। जब दूरी बराबर हो तो कुल दूरी बटे कुल समय को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड निकल आएगी। ये कुल दूरी जो हमने इमेजिन किया है वो दोनों का एलसीएम है। और एलसीएम क्यों इमेजिन किया? कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरह से आप करिए, और इसके पीछे की वीडियो में औसत चाल डिटेल में बता चुका हूँ। आइए नेक्स्ट पर। ये अगले आपके 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, 8 नंबर 9 नंबर। 8 नंबर देखिए, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, एलिगेशन मेथड से करने के लिए बताया था इसको। एक बैंक में अधिकारियों का औसत वेतन 30,000 रुपये है, क्लर्कों का औसत वेतन 20,000 रुपये है, जबकि अधिकारी एवं क्लर्कों को मिला करके जो औसत वेतन है वो 26,000 रुपये है। बैंक में क्लर्कों की संख्या क्या है ये आपसे पूछा गया है, और बताया गया है कि अगर बैंक में अधिकारी और क्लर्क मिलाकर 125 हों तो क्लर्क की संख्या क्या है। एलिगेशन मेथड का मतलब होता है कि 2 चीज़ों का मिश्रण। तो यहाँ पे अगर केवल अधिकारी की बात की जाए तो इनका जो एवरेज वेतन है 30,000 है, और अगर केवल क्लर्क की बात की जाए तो एवरेज वेतन जो है वो 20,000। बट अगर दोनों को मिला के टोटल एम्प्लॉइज़ का देखा जाए तो 26,000 है। टोटल एम्प्लॉइज़ 125 हैं, तो क्लर्क कितने हैं यहाँ पे। एलिगेशन मेथड देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं अधिकारी और दूसरी तरफ क्लर्क लिख लेते हैं। ये सबसे इजी तरीका है, अधिकारी और ये क्लर्क। जो अधिकारी का औसत वेतन है वो 30,000 है, और जो क्लर्क का है वो 20,000 है। एवरेज अगर दोनों एम्प्लॉयज़ का देखा जाए मिला करके तो 26,000 है। राइट से घटाकर लेफ्ट में, लेफ्ट से घटा करके राइट में, ये क्वांटिटी में जो रेशियो होगा वो निकलेगा। इन दोनों का अंतर क्या है? इन दोनों का 6,000
और इन दोनों का अंतर क्या है 4000। इनके सारे जीरो काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी 3 अधिकारी हैं तो 2 क्लर्क हैं। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 125। 125 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। आप देखिए 125 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे और किससे गुणा करेंगे, क्लर्क पूछा गया है तो 2 से गुणा करेंगे, ये 25 हो जाएगा और 25 दूना 50। क्लर्कों की संख्या क्या है 50 है, 50 है। आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगर ये पूछते यहाँ पे कि अधिकारियों की संख्या क्या है तो 3 रखते तो 75 आ जाता। अगला सवाल देखिए, एवरेज स्पीड से दिया हुआ है। एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ करके तय कर लेता है। एक आदमी 20 किलोमीटर, ये मैं किलोमीटर लिखता हूँ शॉर्ट में, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी सारे किलोमीटर प्रति घंटा में है, ध्यान रखिएगा। एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, औसत गति आ जाएगी। हमने आपको एवरेज स्पीड के रेफरेंस में बताया है कि कभी भी आपका फार्मूला नहीं चेंज होगा, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो 20 किलोमीटर वो पैदल चलता है और ऐसा वो करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहाँ पे उसे टोटल टाइम कितना लगेगा 4 आवर्स लगेगा, 4 घंटे। इसके बाद देखिए 120 किलोमीटर वो कार से चलता है और स्पीड क्या रहती है 40 किलोमीटर्स पर आवर रहती है, तो यहाँ पे उसे 3 आवर्स लगेगा। इसके बाद वो 350 किलोमीटर्स की जो डिस्टेंस है वो कवर करता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पे उसे 7 आवर्स लगेगा। टोटल डिस्टेंस आप जोड़िए कितनी हो जाएगी 350, और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 350, 120 एंड 20, जोड़िए 0 और 2 2 4 5, ये 7 हो गया, और ये 1 और 3, 470 किलोमीटर हो गई। 490 किलोमीटर हो गई, सॉरी 490 किलोमीटर हो गई। ये देखिए आप 0 2 2 4 5 9 हो गया, और ये 490 किलोमीटर की डिस्टेंस 7 3 10 4 14 घंटे में तय करता है। तो 14 तिया 42, 14 पंचे 70, 35 किलोमीटर प्रति घंटे जो है उसकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। ए आंसर आपका सही है। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान सा सवाल है, आप इनको खुद कंसीडर करिए और देखिए। आइए नेक्स्ट पर, ये आज के लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपके 11 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये 8 भाग और 7 दोनों आपके यूपीएसआई से पूछे गए सवाल थे। इसमें 10वां क्वेश्चन देखिए, और इस तरह का मैं पहले एक बार करा चुका हूँ, आप पीछे के वीडियो में देखिएगा, जो स्टार्टिंग में दूसरा या तीसरा होगा उसमें दिया है। 8 महिलाएं एक होटल में गई, उनमें से 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपये खर्च किए और 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत से 7 रुपये ज़्यादा खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से आप देखिए, 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत से 7 रुपये ज़्यादा खर्च किए। क्या सभी 8 महिलाओं का आपको औसत मालूम है? नहीं मालूम आपको। अगर आप इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, माना सभी 8 महिलाओं, पूरा लिख देता हूँ हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है, 8 महिलाओं द्वारा खर्च की गई औसत राशि, एवरेज जो भी है, औसत राशि अमाउंट x रुपये है, x रुपये है। माना सभी 8 महिलाओं द्वारा खर्च की गई औसत राशि x रुपये है। तो आप देखिए 7 महिलाएं जिनमें से सभी 4 खर्च करती हैं, तो 7 × 4, ये 7 महिलाओं का खर्च हो गया। इसमें हम 8वीं महिला का जोड़ते हैं। 8वीं महिला खर्च करती है औसत से 7 रुपये ज़्यादा। किसके औसत? 8 के। 8 का औसत x है, तो ये x + 7 रुपये खर्च करती है।
सभी मिला करके क्या खर्च करते हैं, तो 8 महिलाएं हैं, x औसत है तो 8x खर्च करते हैं। ये आपका हो जाएगा 28 प्लस x प्लस 7 बराबर 8x, यानी 7 महिलाएं 4 रुपये खर्च करती हैं, 28 रुपये। जो 8वीं महिला है वो सभी 8 महिलाओं के औसत से 7 ज़्यादा, सभी 8 का औसत हमें नहीं मालूम है, x हुआ तो x प्लस 7 ये खर्च करती है। ये सभी 8 महिलाओं का खर्च है और ये भी सभी 8 महिलाओं का खर्च है, क्योंकि औसत गुणे महिलाओं की संख्या। तो ये x प्लस 35 बराबर 8x हो जाएगा, तो 7x बराबर 35 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5। यानी प्रति महिला जो खर्च की गई राशि है वो 5 है। टोटल 8 महिलाएं हैं तो 8 पंच 40 रुपये खर्च किया गया। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें गलती कर सकता है व्यक्ति, तो आप इस चीज़ को वॉच करिएगा। अगर कोई गलती करेगा तो 7 चौक 28 और 4 7 11 39 आंसर देगा। हालांकि इसमें 39 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अगर कोई गलती करेगा, क्योंकि इस तरह के सवालों में मिस्टेक हो सकता है, बशर्ते आप इस चीज़ को वॉच करके चलिएगा कि जो 8वीं महिला पैसा खर्च कर रही है वो 4 प्लस 7 नहीं बल्कि x प्लस 7 खर्च कर रही है, और x क्या है, सभी 8 महिलाओं का एवरेज है, जो कि हमने एक इमेजिन कर लिया, मान लिया है। अगला सवाल देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। लगातार 15 दिनों की एक कर्मचारी की औसत मजदूरी 80 रुपये है प्रतिदिन है। प्रथम 7 दिनों की औसत मजदूरी 63 रुपये प्रतिदिन है एवं अंतिम 7 दिनों की औसत मजदूरी 99 रुपये प्रतिदिन है। प्रथम 8 दिनों की औसत मजदूरी क्या है? देखिए, पूरे 15 दिन से अगर लास्ट के 7 दिन निकाल दोगे तो प्रथम 8 दिन बच नहीं जाएगा। देखिए, प्रथम 15 दिन की औसत मजदूरी 80 रुपये है, तो कुल मजदूरी क्या हो जाएगी, 1200 रुपये। लगातार 15 दिनों की एक कर्मचारी की औसत मजदूरी 80 रुपये प्रतिदिन है, तो कुल मजदूरी क्या हो गई, 15 × 120 1200। प्रथम 7 दिनों की औसत मजदूरी 63 है, अंतिम 7 दिनों की औसत मजदूरी 99 है। प्रथम 8 दिनों की बताना है, तो हम अंतिम के 7 दिन इससे निकाल देते हैं। अंतिम के 7 दिनों की 99 है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 100 होता तो 700 हो जाता, 693। 693 इससे हम घटा देते हैं, 507 रुपये हो जाएगा फर्स्ट 8 डेज की मजदूरी। प्रथम 8 दिन की क्या होगी, टोटल 15 दिन से लास्ट के 7 दिन घटा दिए, तो 507 रुपये प्रथम 8 दिन के हो गए। 8 से डिवाइड कर दो, ये 8 6 48 हो गया, 8 6 48 हो गया, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 6 8 7 56 हो जाएगा, 63.37 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है, बी आंसर सही है। तो इस तरह से अगर आप समझ करके करोगे तो बहुत कम टाइम आपको लगेगा, सीधा आप आंसर करेंगे। तो कोशिश ये करिए कि इतने ज़्यादा सवाल बताने के पीछे सिर्फ यही कारण है कि प्रैक्टिस के उस मुकाम पे पहुंचिए जहां पे कम से कम टाइम लगे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी करने से, उतावलापन करने से, तेज पेन चलाने से, घबराहट से, हड़बड़ाहट से स्पीड नहीं बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है अपने काम के तरीके को बदलने से। तो काम के तरीके को बदलिएगा, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, और ये कंसीडर खुद करना पड़ेगा। हमने आपको बता दिया, आपको सवाल ये आ गया, अब आपको विचार करने की ज़रूरत है, इस पे जिज्ञासा अपनी बनाए रखना है कि हम क्या करें कि कम से कम समय हमें परीक्षा हाल में देना पड़े। तो इस पे आप खुद एनालिसिस करिए और उस परिणाम पे आप पहुंच जाएंगे। अभी इसके 9वीं क्लास में हम आपसे बात करेंगे, जिसमें कुछ टिपिकल और कठिन टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, और 10वीं क्लास में हम आपसे कुछ बचे हुए सवालों को करके इसको ख़त्म करेंगे। और इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा होगा वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।